जब भी मैं किसी को बताता हूँ कि मैंने अपने पोर्टफोलियो का 85% और उससे ज़्यादा इक्विटी में रखा हुआ है, तो अक्सर लोगों का ये रिएक्शन होता है कि यू मस्ट बी ब्रेव टू हैव सच हाई लेवल ऑफ इक्विटी एक्सपोजर। बट एक्चुअली ये आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। और एसेट एलोकेशन मोस्ट ऑफ द लोग इसको ठीक से नहीं समझते हैं और उसमें कुछ न कुछ गलतियाँ करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन 7 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो मैंने देखा है अक्सर लोग करते हैं और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से भी सीखा है। तो इस वीडियो के अंत तक आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि वाकई में मेरी ये जो स्ट्रैटेजी क्या ये सही है। हेलो जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और इस वीडियोस और चैनल के थ्रू मैं अपनी लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं एसेट एलोकेशन है क्या। एसेट एलोकेशन वो मेथड है जिसके थ्रू आप अपने पैसे को डिफरेंट टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं इक्विटीज़, डेट, गोल्ड या रियल एस्टेट। और ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये वो घर बनाने जैसा है जहाँ पर कि आप बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बेस्ट ब्रिक्स, सीमेंट या स्टील। बट अगर उन सबका कॉम्बिनेशन एकदम ठीक से नहीं है, इन दैट केस आपके घर की फाउंडेशन वीक हो सकती है। यही सेम आपके एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी होता है। अगर हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को देखें जैसे कि इक्विटी, गोल्ड या डेट जैसे कि पीपीएफ को, सो इन दैट केस इक्विटी और निफ्टी 50 ने पिछले 25 साल के अंदर लगभग 12.5% के करीब रिटर्न दिया है। वहीं गोल्ड का भी रिटर्न उसके आसपास ही है। बट अगर हम इक्विटी के अंदर टॉप 250 कंपनीज का रिटर्न देखते हैं तो वो 15% से भी ज़्यादा है, जो कि सिग्निफिकेंटली हायर है। तो क्या हमारे सामने ये सवाल आता है कि हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर दें? बट ये इतना आसान नहीं है इसको समझना, क्योंकि अगर आप पिछले 1 साल के अंदर देखेंगे तो इक्विटी ने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड लगभग 25% से भी ज़्यादा ग्रो कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इन सब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को सही कॉम्बिनेशन के अंदर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो का ग्रोथ काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आइए इससे जुड़ी हुई इन 7 गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली गलती है फॉलोइंग वन साइज फिट ऑल फॉर्मूला। यहाँ पर हम कोई ऐसे जेनेरिक स्टैंडर्ड से फॉर्मूले को अपने एसेट एलोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि इंटरनेट पे वन ऑफ द फार्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है कि अगर आप 100 में से अपनी एज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचा होगा दैट शुड बी द परसेंटेज ऑफ योर इक्विटी एक्सपोजर। बट एक्चुअली इस तरीके के जेनरिक फार्मूला को फॉलो करके आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी रिस्क में भी डाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक 30 ईयर ओल्ड पर्सन है जिसकी कि कोई ऐसी फिनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है, एट द सेम टाइम उसके पास काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटी है, एंड वहीं पर ही एक दूसरा 30 ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल से पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छी जॉब कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ नहीं है। इस फॉर्मूला के हिसाब से दोनों ही लोगों को 70% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के लिए रिस्क की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है और अगर ऐसे फॉर्मूला के बेसिस पे गए तो गलतियां हो सकती हैं। एक्चुअली एसेट एलोकेशन बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होता है। आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, आप कितने एज के हैं, आपकी फिनेंशियल लाइबिलिटीज़ किस तरीके से हैं, आपकी जॉब की सिक्योरिटी किस तरीके से है। इन सब फैक्टर्स को देख करके ही आपको अपना इक्विटी या डेट एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ दीज फार्मूलाज ये बताते हैं कि आप जैसे जैसे अपने करियर में आगे बढ़ते हैं आपको रिस्क थोड़ा कम करना चाहिए, इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाना चाहिए। बट मेरे लिए ये वैलिड नहीं था, क्योंकि मैं जैसे जैसे अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करियर में ग्रो कर रहा था, मेरी फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, साथ साथ में मैं इक्विटी के बारे में भी बेहतर सीख रहा था, तो मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता था। अगर फैक्चुअली मैंने वैसा नहीं किया होता
तो आज के टाइम में मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अभी के पोर्टफोलियो से ऑलमोस्ट 50% हो गया होता। सो आप समझ सकते हैं ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। नेक्स्ट मिस्टेक है मिसअंडरस्टैंडिंग योर रिस्क प्रोफाइल। अक्सर लोग अपनी रिस्क एपेटाइट को रिस्क प्रोफाइल मान लेते हैं। आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, एडवेंचरस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल डिपेंड करती है, पहला फैक्टर है उसमें एज। अगर आप जितने यंगर हैं उतना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी लंबा टाइम होराइज़न है जहाँ पर कि आप अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है आप किस टाइम होराइज़न के लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर ये टाइम होराइज़न जैसे कि 15 साल है, 20 साल है, तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि करेक्शन हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर ये ड्यूरेशन आपके आसपास है 2 या 3 साल में, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग स्टेबिलिटी। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट और स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो इन दैट सिचुएशन आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाती हैं। अगला फैक्टर है करंट लाइबिलिटीज़। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ लोन्स हैं, इन दैट सिचुएशन आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर आपको अपने इन्वेस्टमेंट में से कुछ पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े और चूंकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट होंगे तो वहाँ पर आपके मनी लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला फैक्टर है आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। अगर आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी स्ट्रांग है बिकॉज आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी है आपको सपोर्ट करने के लिए, सो इन दैट सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा रिस्क ले पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल टॉलरेंस टूवर्ड्स रिस्क। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल काफ़ी अग्रेसिव है बट एट द सेम टाइम आपका टॉलरेंस कम है, आप 20 to 30% अपने पोर्टफोलियो में फॉल को देख करके पैनिक कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर आपने पैनिक होकर के कुछ भी स्टेप्स लिए तो चांसेस हैं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो सकता है। इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी होगी। ये रिस्क प्रोफाइल हो सकती है अग्रेसिव, जहां पर कि आप ज़्यादा रिस्कियर ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जनरली जितने भी रिवॉर्डिंग ऑप्शंस होते हैं वहां पर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है बैलेंस, जहां पर कि रिस्क और स्टेबिलिटी को आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा हो सकता है कंजर्वेटिव, जहां पर कि आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते या बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं। सो इन दैट सिचुएशन आप स्टेबिलिटी वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर आप अपना मैक्सिमम पैसा रखने की कोशिश करेंगे। अगली मिस्टेक है फ्लाइंग ब्लाइंड, जहां पर कि आपकी जो एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी है वो आपकी रिस्क प्रोफाइल से अलाइन नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल का अंदाजा है बट फिर भी जो आप एसेट एलोकेशन के जो डिसीजंस लेते हैं वो उस रिस्क प्रोफाइल से अलाइंड ही नहीं होते हैं। उसके कुछ 4 प्राइमरीली रीज़न हो सकते हैं। जैसे पहला रीज़न है लैक ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए बट चूंकि आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो इवेंचुअली आप एफडी या पीपीएफ या फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जो आपको स्टेप लेना है वो नहीं ले पाते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है लेजीनेस, जहाँ पर कि जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपको जो भी ऑप्शन लगा आप उसमें इन्वेस्ट करते गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्क्यू हो गया। अब उसको करेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे और उसमें फिर आपका वो लेजीनेस का लूप जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तीसरा फैक्टर इसमें हो सकता है हर्ड मेंटालिटी, जहां पर कि आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई बताता है कि इक्विटीज़ के अंदर उसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, इन दैट सिचुएशन आप भी वहाँ पर इन्वेस्ट करने लगते हैं बिना ये सोचे कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और लास्ट फैक्टर है
रियर व्यू मिरर ट्रैप। यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिला और आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे। जैसे कि पिछले 1 साल के अंदर जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया उनको लगेगा कि गोल्ड तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है, इतना ज्यादा रिटर्न दिया, और वो गोल्ड के अंदर कंटिन्यू करते जाएंगे। एक्चुअली एसेट एलोकेशन ये एक प्रोसेस है और इसके अंदर आपको जो भी आपके रिस्क प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जाना है। आपको फाइनली ये प्रोसेसिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल डिफेंसिव है, इन दैट केस आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को 20% से ज़्यादा नहीं रखेंगे और मेजॉरिटी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट के अंदर और कुछ गोल्ड में होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अग्रेसिव है, इन दैट केस आप 70 to 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे और डेट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी छोटा होगा। और वहीं बैलेंस सिचुएशन के अंदर आप दोनों को ही काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, जहां पर कि आप लगभग 30 to 60% इक्विटी और वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने डेट के अंदर रखें और कुछ गोल्ड के अंदर एक्सपोजर डालें। नेक्स्ट मिस्टेक है फिक्सेशन ऑन फिजिकल एसेट, और ये मिस्टेक इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, जहाँ पर कि हम प्रॉपर्टी या फिजिकल गोल्ड को लेकर के काफ़ी हद तक फिक्सेटेड रहते हैं। हमें ये लगता है कि ये बहुत ही रिलायबल ऑप्शंस हैं और इसके अंदर हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। जेफरीज की मार्च 2023 की अगर रिपोर्ट को देखते हैं तो एवरेज इंडियन हाउस होल्ड के अंदर 50% और उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहता है और इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4.7% के करीब रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि इक्विटी में अगर ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ भी तो क्योंकि उसका एलोकेशन इतना कम है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई खास ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। फिजिकल एसेट्स के साथ कुछ इंट्रिंसिक प्रॉब्लम है, जैसे कि जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक इलिक्विड है, उनको अगर आप बेचना चाहें तो पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप एक किचन या एक रूम बेच करके आप अपनी फिनेंशियल नीड को फुलफिल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम फिजिकल गोल्ड उसको स्टोर करना पड़ता है, गोल्ड की एज सच वैसे भी कोई कैश फ्लो नहीं होता है। एक्चुअली ये एसेट इतने बुरे नहीं है, बट इनको अपने पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ही यूज करना चाहिए। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर सिग्निफिकेंट हो जाता है, सो इन दैट केस आपका पोर्टफोलियो ज्यादा कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखते हैं तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस का ग्रोथ जो है वो आपके इक्विटी या बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल्स के ग्रोथ से हमेशा कम ही रहा है। अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताऊं तो मैंने कभी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया एक्सेप्ट द हाउस वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे क्लियरली पता था कि प्रॉपर्टी की ग्रोथ कभी भी एक्सेलरेटेड नहीं हो सकती है। मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, बट वो भी सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डिजिटल गोल्ड में ही था, वो बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ के थ्रू था। डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 5% के करीब रहा, जो कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, और वो एक गलती है जिसको कि मैं फिक्स करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा पोर्टफोलियो आज के टाइम में 85% या उससे ज्यादा इक्विटी पर है, और अब मुझे उसमें से इक्विटी पोर्शन को कम करना है। तो ये मैं इमीडिएटली नहीं करूंगा, इसको धीरे धीरे अगले कुछ सालों के अंदर मैं इक्विटी का प्रोपोर्शन गिराने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज मेकिंग एब्रप्ट चेंजेस इन योर एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन के बारे में जानने का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही आपको एक गलती पता चलती है, आप बड़ी जल्दी से वो सारी की सारी गलतियों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। आपका अगर इक्विटी में एक्सपोजर कम है तो आपको लगता है कि जल्दी से मैं अपने एफडी या किसी और इंस्ट्रूमेंट में से पैसा निकाल करके इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने लगूं। बट अगर आप उन एसेट्स के लाइफ साइकिल को और प्राइजेस के चढ़ने या गिरने को आप समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में इस तरीके का एब्रप्ट चेंज आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि पिछले कुछ सालों के अंदर लोगों ने इक्विटी के होने वाले रनअप को देख करके अपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स में से पैसे निकाल करके इक्विटी में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद इक्विटी के अंदर पिछले 1 साल से डाउनफॉल शुरू हो गया, और आज वो सभी लोग पिछले 1 साल से अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न्स पर बैठे हुए हैं। एसेट एलोकेशन के अंदर होने वाला चेंज एक तरीके से वो सेल बोट को टर्न होते देखने जैसा है।
अगर आपने कभी भी किसी एक सेलर को सेल बोट को मूव करते हुए देखा है तो वो बहुत ही स्लोली उसको मूव करते हैं। अगर वो उसको एक एब्रप्ट चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो पूरी की पूरी बोट टॉपल हो जाएगी, और यही आपके एसेट एलोकेशन के साथ भी हो सकता है। तो जो भी चेंज आपको करना है उसको ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कीजिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो काफी हद तक स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट रिव्यूइंग योर एसेट एलोकेशन पीरियोडिकली। आपने कितना भी केयरफुली अपने पोर्टफोलियो को क्यों ना बनाया हो, एसेट एलोकेशन क्यों ना किया हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर चेंजेस और कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ने लगेगी। सबसे पहले उसका रीज़न है कि आपका पोर्टफोलियो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्रिफ्ट करेगा किसी एक एसेट क्लास के लिए। जैसे कि सपोजिटली अगर इक्विटीज़ ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पोर्टफोलियो के अंदर इक्विटी का वेटेज बढ़ता चला जाएगा। तो धीरे धीरे आपको उसको अपने रिक्वायर्ड परसेंटेज पर वापस लाना पड़ेगा। और ये ड्रिफ्ट जैसे ही 5 से 10% आपके स्टैंडर्ड परसेंटेज, जैसे कि अगर 50% या 60% आप रखना चाहते हैं, उससे दूर जाने लगता है, तो आप उसे धीरे धीरे वापस उस पर लाने की कोशिश कीजिए, अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। दूसरा रीज़न है आपके लाइफ इवेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पोर्टफोलियो के एलोकेशन को, एसेट एलोकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। चाहे वो मेजर इवेंट जैसे कि मैरिज हो, किड्स हो, या आपका घर बना हो, उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को रीअसेस करें और उसके बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का होना चाहिए, एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, उसको रिविजिट करें और उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस लें। नेक्स्ट मिस्टेक है लेटिंग योर इमोशंस डिसाइड द एसेट एलोकेशंस। अक्सर मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक्स जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं उनके रूट कॉज में ये मिस्टेक आपको अक्सर मिलेगी। कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि फियर, ग्रीड या ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे इमोशंस हैं जो कि आपके एसेट एलोकेशन को काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट करते हैं। आपने अक्सर कुछ स्टेटमेंट सुने होंगे कि प्रॉपर्टी तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं होता, गोल्ड की तो प्राइजेस हमेशा ही बढ़ती हैं, जब भी पैसा हो गोल्ड खरीद लेना चाहिए, या इक्विटी तो बहुत ही रिस्की एसेट है, थोड़ा सा दूर रहना ही ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे बिलीफ किसी न किसी इमोशन से ही ट्रिगर करते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी और उसके घर में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस हैं। तो इसलिए वो अपने पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर जब भी उसे कोई पैसा इन्वेस्ट करना होता था तो वो प्रॉपर्टी ही जा करके खरीदता था। एंड इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 95% और उससे ज़्यादा का उसका इन्वेस्टमेंट पूरा प्रॉपर्टी में हो गया था। आज के टाइम में उसे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से उसे पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी बिकॉज वो इलिक्विड है उसमें से पैसा निकालना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी का ग्रोथ रेस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, तो उसका पोर्टफोलियो भी काफ़ी हद तक रुका हुआ सा है। और इस गलती के पीछे मेन रीज़न था कि उसको हमेशा प्रॉपर्टी एक सेफ एसेट लगता रहा, इसलिए वो हमेशा उसी के अंदर इन्वेस्ट करता रहा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हो गया। पिछले 5 सालों में हमने उसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स देखे हैं। 2020 जब कोविड क्रैश हुआ तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द लोगों का इक्विटीज़ पर से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोगों ने अपने म्यूचुअल फंड बेचे, शेयर बेचे, एसआईपी स्टॉप कर दी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मार्केट रिकवर होने लगा और बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ तो लगने लगा कि इक्विटी की ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, ग्रीड आने लगी और लोगों ने इक्विटी के अंदर काफ़ी हद तक मैसिवली इन्वेस्ट करना शुरू किया। वो ग्रीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गई और फिर जो है इक्विटी के अंदर इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए। एंड देन केम लास्ट ईयर्स क्रैश, जहां पर कि फिर से वो फियर शुरू हो गया और इक्विटी में से लोगों ने अपना विड्रॉ करना शुरू कर दिया। हमें अपने एसेट एलोकेशन को इन इमोशन से दूर रखना पड़ेगा और एसेट एलोकेशन उस बेसिस पे करना पड़ेगा जो कि हमारे ये पैरामीटर्स डिसाइड कर रहे थे जिसके बारे में हमने बात की है। तो इस वीडियो के एंड में हम उस सवाल पर वापस आते हैं जिसके साथ हमने वीडियो शुरू किया था। क्या मेरा 85% या उससे ज़्यादा का इक्विटी एक्सपोजर गलत था?
मुझसे पूछेंगे तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा, बिकॉज़ उसकी वजह से ही मैं आज ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पर कि मैं 40s में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाया हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे पैरामीटर मेरे फेवर में थे, इसलिए मैं काफ़ी अग्रेसिव स्टैंस ले पाया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी नॉलेज इक्विटी के बारे में बढ़ाता गया। मैं गोल्ड में शायद थोड़ा और एक्सपोजर कर सकता था, जहां मैंने सिर्फ 5% पर रेस्ट्रिक्ट करके रखा, ये शायद 10% तक या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता था, बट दैट इज़ अ लर्निंग और ये मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं ये 85% ऑफ इक्विटी एक्सपोजर को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहूँगा, इसको 70-75% तक लाना चाहूँगा और इस प्रोसेस में होने वाली लर्निंग को आप सभी के साथ शेयर भी करता जाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।